हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में मैंने दो गज़ल की तशरीह की थी। इस वीडियो में मैं हज़रत मोहानी साहब की एक गज़ल जो कि आपके बुक में दी गई है उसकी तशरीह करूँगा। ठीक है। हज़रत मोहानी, अगर इनके बारे में बात करें तो हज़रत मोहानी एक जो शायर थे, उनका जो यौम पैदाइश है वो 1881 ईस्वी है और उनका जो इंतकाल हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर कुछ उनके बारे में छोटी सी जानकारी है जो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सैयद फजलुल हसन हसरत, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैयद फजलुल हसन, ठीक है, या फजलुल हसन हसरत, कस्बा मोहान, यानी कि एक गांव का नाम है मोहान, ज़िला उन्नाव, और ये कहाँ है, यूपी में है। जैसे आप बिहार में रहते हैं वैसे यूपी एक क्या है, स्टेट का नाम है, और वहाँ एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है उन्नाव, और वहाँ पे एक कस्बा है, गांव है छोटा सा, समझिए, मोहान। वहाँ ये फजलुल हसन हसरत साहब जो है वो पैदा हुए। ठीक है। एक बहुत यहाँ पर अच्छी जानकारी दी गई है कि उन्होंने अरबी फ़ारसी घर पर पढ़ी और अंग्रेज़ी तालीम स्कूल में हासिल की। अलीगढ़ से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद उन्होंने एक अदबी महाना उर्दू मौला जारी किया जो अरसे दराज तक उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करता रहा। बात समझ में आ गई। यहाँ पर कह रहा है कि उनकी एक ख़ासियत थी कि जो बात दिल में होती थी वही ज़बान पर लाते थे, मुनाफ़िक़त उनके अंदर नहीं थी। ठीक है। अगर उनके औसाफ की बात की जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि ख़ुददारी, बेबाकी, उसूल पसंदी, सादगी और खुलूस उनके नुमाया औसाफ थे। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर भी है, इसको नोट कीजिएगा कि वो तो शेर व शायरी का शौक़ उनको बचपन से था, लेकिन वो तहरीक आज़ादी में भी अमली तौर पर शरीक रहे। कौम के बड़े रहनुमाओं में उनका शुमार होता था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले उन्होंने ही बुलंद किया। उर्दू गज़ल को अज़ सिरे नौ यानी कि शुरू से मकबूल बनाने में हज़रत मोहानी का बड़ा हाथ है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हज़रत मोहानी ने अपनी गज़ल में इश्किया मज़ामीन के अलावा कौमी सियासत और कौमी यकजहती पर मबनी मज़ामीन भी दाखिल किए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गज़ल किसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है कि सियासी यानी कि सियासत और कौमी यकजहती पर मबनी मज़ामीन भी दाखिल किए। ठीक है। अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि वो किनके शागिर्द थे तो असगर अली ख़ान नसीम, ठीक है, और अमीरुल्लाह तस्लीम की शागिर्दी इख्तियार की थी उन्होंने, यानी कि उनके शागिर्द थे। ठीक है। अब यहाँ से आपकी गज़ल शुरू होती है। पहला शेर है रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम। ठीक है। तो सबसे पहले रोशन का मतलब समझिए। रोशन का मतलब होता है चमकता हुआ, ठीक है, आश्कार, ज़ाहिर होना। जमाले यार का मतलब होता है महबूब का हुस्न यानी कि खूबसूरती, यानी कि उन महबूब का रूप। ठीक है। उसके बाद है अंजुमन तमाम, यानी कि अंजुमन का मतलब होता है महफिल या फिर बज़्म। ठीक है। देखो इस शेर में हज़रत मोहानी अपने महबूब की खूबसूरती का बहुत ही खूबसूरत अंदाज में क्या कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जो चेहरा है, जो महबूब का रुख है, वो क्या है, पूरी महफिल उससे रोशन है। इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि जो रोशन जमाल है, यानी कि जमाल यार, रोशन का मैंने बताया जो चमकता हुआ चेहरा है मेरे महबूब का, उससे पूरी महफिल, पूरा जो बज़्म है वो रोशन है। अब यहाँ पर उसको मुशाबहत दी जा रही है किससे, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। मतलब जिस तरीक़े से मौसम बहार में गुलाब या दूसरे सुर्ख फूल बड़ी तादाद में जब खिले होते हैं तो वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि आग दहकी हुई है। ठीक है।
तो इससे वो मुशाबहत दे रहे हैं कि वैसे ही ये मंज़र जो है, जैसा कि फूल जब सब खिले होते हैं और जो आग की तरह वो दहकी हुई आग की तरह मालूम पड़ती है, ठीक है, ये मंज़र बहुत ही इंतहाई क्या होता है, हसीन होता है। इसी तरीके से उनके महबूब का जो रुख है, जो रूप है, जो चेहरा है, वो क्या है, खूबसूरत चेहरा, चमकदार चेहरा, उससे पूरी महफिल रोशन है, चमक रही है। तो ये शेर का मतलब समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद दूसरा है हैरत। यहाँ से है हैरत गुरूर हुस्न से, शोखी से इस्तिराब। ठीक है, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। यहाँ पे शायर कहना चाह रहे हैं, यानी कि जो महबूब है वो अपने खूबसूरत चेहरे पर क्या कर रहा था, फ़ख्र करता था। तो हमें इस पर हैरत होती थी और इसके साथ तेरी अदाएं देखकर दिल बेकरार हो जाता था। लेकिन रफ्ता रफ्ता यानी कि धीरे धीरे तेरे तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हो गए कि तू हमें सताने और परेशान करने के लिए ऐसा करता है। हमारा दिल अब तेरी इन चालों को समझ चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम, यानी कि तुम अपने चाल चलन से जो मुझे परेशान करना चाहते थे, अब मेरा दिल जो है इस चीज़ को समझ चुका है। उसके बाद अगली लाइन यहाँ पर है कि देखो तो चश्मे यार की जादू निगाहें, बेहोश एक नज़र में हुई अंजुमन तमाम। यहाँ पर इस शेर में जो हज़रत मोहानी हैं वो अपने महबूब की खूबियाँ बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखो तो चश्मे यार की जादू निगाहें, बेहोश एक नज़र में हुई अंजुमन तमाम। मतलब क्या कि उसकी आँख ऐसी है कि अगर मेरा महबूब आँख उठाकर अंजुमन को देख ले तो सारी महफिल के होशो हवास उड़ जाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि महबूब की निगाहों में क्या है, जादू भरा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद है नशो नुमाए सब्ज़ो गुल से बहार में शादाबियों ने घेर लिया है चमन तमाम। देखो यहाँ पे जो हज़रत मानी है वो कह रहे हैं नशो नुमाए सब्ज़ो गुल से बहार में शादाबियों ने घेर लिया है चमन तमाम। यानी कि कह रहे हैं कि जब मौसम बहार आता है तो उस वक्त क्या होता है, सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि जो सब्ज़ा है यानी कि घास या फिर दूसरी जो जड़ी बूटियाँ हैं उन पर भी रौनक आ जाती है। ठीक है, यानी कि बहार ने क्या किया, सभी की नशोनुमाई जो है वो कर दी है। ठीक है, यानी कि चमन में जो भी चीज़ है वहाँ बहार छाई हुई है। पेड़ पौधे, फल फूल, सब्ज़ा सब क्या है, हरे भरे और ताज़ा नज़र आ रहे हैं। इस शेर का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर जो आपका अगला शेर वो है, अच्छा है अहले जोर किए जाएं सख्तियाँ, फैलेगी यूं ही शोरिशे हुब्बे वतन तमाम। यहाँ पे जो शायर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, हज़रत मोहानी एक अच्छे शायर ही नहीं जो जिनके पास मतलब कि सिर्फ शेर व शायरी का ही सिर्फ हुनर है, बल्कि वो एक बहुत ही जोशीले मुहिब्बे वतन भी हैं। आपको मैंने पहले बताया। ठीक है, वो एक लीडर हैं, वो एक सियासी रहनुमा भी हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि वो सिर्फ एक शायर ही नहीं थे बल्कि कौमी लीडर भी थे, सियासी लीडर भी थे। उन्होंने अपनी तहरीर में, अपनी तकरीरों में अंग्रेज़ों के जुल्म सितम और मुल्क की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। वो पहले ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने पूरी आज़ादी का नारा दिया था। अभी मैंने आपको बताया है, अंग्रेज़ उन्हें अपना दुश्मन और मुखालिफ समझते थे। उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया। ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है। उनकी प्रेस होती थी और दूसरा जो सामान होता था वो जब्त कर लिया गया था। इसके बावजूद हजरत की सरगर्मियों यानी कि जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उसमें कोई कमी नहीं आई। वो जेल जाते थे, वहाँ शेर भी कहते थे और सज़ा के तौर पर चक्की भी पीसते थे। तो हजरत ने इस शेर में यही कहा है कि अहले जोर का मतलब यहाँ पर मुराद कौन है, अंग्रेज़ हुक्मरान, यानी कि जो अंग्रेज़ी ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि अहले जोर हम पर जिस कदर चाहें जुल्म सितम ढाएं, लेकिन उनकी ये सख्तियाँ हमारा जज्बा यानी कि हमारा जो जज्बा आज़ादी है उसको कम नहीं कर पाएगी।
ठीक है, और इसमें इजाफा ही होगा और वतन से मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हंगामे करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो ये शोरिश हुब्बे वतन है, ये यही कह रहा है कि कितना भी वो जुल्म कर ले, कितना भी वो सख्ती कर ले, लेकिन जैसे जो शोरिश हुब्बे वतन है, जो उनकी आवाज़ है, वो क्या होगी, फैलेगी, यानी कि फैलेगी यूं ही शोरिशे हुब्बे वतन तमाम। बात समझ में आ गई। तो इस शेर का मतलब मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। उसके पहले मैंने बैकग्राउंड भी बताया आपको, ठीक है, कि इस शेर में इस शेर में जो हज़रत मुआनी है वो ये कह रहे हैं कि आप हम पर जिस तरीके से चाहें, अहले जोर यानी कि जो अंग्रेज़ है वो जिस कदर चाहें जुल्म सितम ढाएं, लेकिन उनकी ये जो सख्तियां हैं ये हमारे जज्बे आज़ादी को कम नहीं करेंगी, बल्कि इसमें और इजाफा ही होगा और वतन से मोहब्बत करने वाले जो भी हिंदुस्तानी हैं अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हंगामा करते रहेंगे, ये चीज़ और फैलेगी। उसके बाद क्या है यहाँ पर, इसके बाद अगला जो आपका शेर है वो है कि समझे हैं अहले शर्क को शायद करीब मर्ग। ठीक है, समझे हैं अहले शर्क को शायद करीब मर्ग, मगरिब के यूं हैं जमा ये जागो जगन तमाम। देखो यहाँ पे जो शायर वो ये कहना चाहते हैं कि समझे हैं अहले शर्क को शायद करीब मर्ग, मगरिब के यूं हैं जमा ये जागो जगन। जागो जगन का मतलब होता है चील कौए, ठीक है। और ये जो यहाँ पर शर्क है ना, शर्क, ये जो शर्क है, अहले शर्क, इसका मतलब होता है कि जो मशरिक़ के लोग हैं, यानी कि हिंदुस्तानी या फिर जो दीगर यहाँ पे जो एशियाई ममालिक हैं, उनके बारे में यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। समझें अहले शर्क को शायद करीब मर्ग। करीब मर्ग का मतलब मौत के नज़दीक, जल्द मरने वाला, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि मगरिब के लोग ऐसे जमा हो गए यहाँ पर कौए, चील कौए की तरह, ठीक है, कि वो अब समझ रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को अब मार दिया जाएगा, मतलब वो नोच खसोट के खा जाएंगे, ठीक है, हिंदुस्तानियों को। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। जितने भी हमारे कौमी लीडर थे वो सब हिंदुस्तान को उन्होंने आज़ाद करा लिया, ठीक है। वो समझ रहे थे कि अब ये मर जाएंगे, एक तरह जमा हो गए हैं, अब ये क्या करेंगे, मशरिक़ वाले लोग जो हैं ये अहले शर्क ये मरने वाले हैं, हम इन्हें नोच खाएंगे। ऐसा कौन समझते थे? मगरिब के लोग, ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे। इसके बाद आपका जो अगला लास्ट है जो मक्ता है, शेरीनी नसीम है सोज़ो गदाज मीर, ठीक है, सोज़ो गदाज मीर हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फ़े सुखन तमाम। देखो यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं जी, ये जो मक्ते का शेर है ना, इसमें ये हज़रत मुआनी अपने शेर की, अपने कलाम की तारीफ़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, देखो शीरीनी का मतलब होता है मिठास, शीरीनी का मतलब क्या होता है? मिठास, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जो मेरा शेर है ना उसमें क्या है, नसीम तखल्लुस यहाँ पर है, जो कि असगर अली ख़ान नसीम, ठीक है, जो एक शागिर्द थे, ठीक है, उनकी जो शायरी होती, उनमें जो मिठास होता था, उस शेर में जो मिठास होता था, वो कह रहे हैं शीरीनी नसीम है, यानी उनके शेर में उनके शेर की तरह मिठास भी है। और सोज़ो गदाज मीर, सोज़ो गदाज का मतलब होता है, सोज़ का मतलब होता है दुख दर्द, ठीक है, और गदाज का मतलब होता है नरमी, यानी कि पिघलने की सिफत जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। सोज़ो गदाज मीर, यानी कि मीर की जो शायरी होती थी, मीर के जो कलाम होते थे, उनके जैसी जो दुख दर्द का जो बयान है, या फिर नरमी है, या फिर पिघलने की जो सिफत होती थी बहुत ही ज़्यादा उनके कलाम में, वो भी है। यानी कि नसीम की जो शीरीनी यानी कि मिठास है, और मीर की जो मीर जो थे, एक शायर थे, उनका नाम है, ठीक है, उनकी तरह क्या है, दुख दर्द भी है उनके शेर में, ठीक है। यानी कि ये हज़रत जो अपनी शेर की जो तारीफ़ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे कलाम में, हमारे शेर में उन दोनों शायरों का रंग मौजूद है, और इस तरह हसरत के अशार में शायरी का पूरा लुत्फ़ मौजूद है, और ये मुख्तलिफ़ अंदाज़े बयां और खूबियाँ यकजा हो गई हैं, ठीक है।